हेलो एवरीवन। अब यूपीएससी का एग्जाम आने ही वाला है, सो इट मस्ट बी ऑन द टॉप ऑफ माइंड टू ensure that you are going to cover each and every current affair. Today we are going to start with the IR compilation for your UPSC examination because India and Bangladesh have been in the news recently. So we are going to first of all talk about the extradition treaty because since the ouster of Sheikh Hasina from the power in Bangladesh, she has been residing in India at undisclosed location. तो तब से बांग्लादेश गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इंटरिम गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करा के इंडिया से वापस बुलाया जाए ताकि उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केसेस में अरेस्ट किया जाए या ट्राई किया जाए। तो जो हमने बांग्लादेश के साथ एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी साइन की थी दैट वाज इन द ईयर 2013। तब हमने एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी साइन कर ली थी ताकि कोई भी फ्यूजिटिव है जो भारत से या फिर बांग्लादेश से, इंडिया या बांग्लादेश से क्राइम करके एक दूसरी कंट्री में छुपा हुआ है या तो बांग्लादेश में या भारत में, तो उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सके ताकि उसको ट्राई किया जा सके घर पे जिस घर में उन्होंने क्राइम किया है। तो अमेंडमेंट 2016 में की गई थी। 2016 वाज द ईयर ऑफ अमेंडमेंट, सो कीप दिस इन माइंड। हाउएवर वी हैव सर्टेन ग्राउंड्स फॉर एक्स्ट्राडाइशन। फॉर एग्जांपल, द ट्रीटी हैज सेड दैट द एक्स्ट्राडाइशन ऑफ इंडिविजुअल्स who are charged or with or convicted of crimes that warrant minimum sentence of 1 year imprisonment। यानी कि एक्स्ट्राडाइशन तभी पॉसिबल होगा जब कम से कम 1 साल का इम्प्रिजनमेंट वो पर्टिकुलर क्राइम ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अ की रिक्वायरमेंट फॉर द एक्स्ट्राडाइशन इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। दैट मीन्स कि जो ऑफेंस मान लो इंडिया में किया गया हो वही ऑफेंस बांग्लादेश में भी पनिशेबल होना चाहिए। ये अलग अलग अटेम्प्ट्स टू कमिट, एडिंग, अबेटिंग, इंसाइटिंग और एक्टिंग एज एन अकम्प्लिस इन सच क्राइम्स आर आल्सो देयर। इसके अलावा रिफ्यूज भी किया जा सकता है एक्स्ट्राडाइशन आर्टिकल 6 के अंडर, जिसमें ट्रीटी में बोला गया है कि एक्स्ट्राडाइशन तब रिफ्यूज किया जा सकता है जब ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का हो। अब यही एक बेसिकली सोलेस है शेख हसीना के लिए, क्योंकि यहाँ जो क्राइम है वो पॉलिटिकल नेचर का है। दैट इज वाई एक्स्ट्राडाइशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रिफ्यूज किया जा सकता है जब एक्यूजेशन इज नॉट मेड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यानी ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं, यानी कि वेंडेटा के फेवर में अगर मांगा जा रहा है देन ऑल्सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एक्स्ट्राडाइशन की बात करें तो होता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया एक्स्ट्राडाइशन को एज द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर of those whom it is desired to deal with or for crime। सिंपल सी बात है, अगर क्राइम किसी के देश में हुआ है, किसी कंट्री में हुआ है और उस कंट्री से क्राइम करके व्यक्ति दूसरी कंट्री में छुप गया है तो उसको वापस से भेजने की बात हो रही है, तो इसको एक्स्ट्राडाइशन कहते हैं। ये मल्टीलैटरल या फिर बायलैटरल दोनों टाइप की ट्रीटी से हम इससे डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्राडाइशन लॉ अगर इंडिया की बात करें तो एक्स्ट्राडाइशन लॉ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे काम करती है। एक्स्ट्राडाइशन एक्ट ऑफ 1962 भी लेजिस्लेटिव बेसिस देता है, तो ये याद रखिएगा कि हमने जो ये ट्रीटी की है एक्स्ट्राडाइशन एक्ट के अंतर्गत की है। ठीक है, इसके अलावा हमने 44 नेशंस के साथ 44 नेशंस के साथ वी हैव ऑलरेडी साइन दिस ट्रीटी, सो दैट्स अ गुड थिंग। एक्स्ट्राडाइशन अप्लाइज ओनली टू सच ऑफेंसेस व्हिच आर मेंशन्ड इन द ट्रीटी। इसके अलावा ट्रीटी में अगर वो मेंशन नहीं है तो उसमें एक्स्ट्राडाइशन नहीं हो सकता। और डुअल क्रिमिनलिटी, जो कि मैंने बताया कि दोनों देशों में वो ऑफेंस होना चाहिए या तीनों देशों में ऑफेंस होना चाहिए, तब जाके एक्स्ट्राडाइशन हो सकता है। रिक्वेस्टेड कंट्री को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि प्राइमा फेसी केस है जिसके खिलाफ केस किया गया है। एक्स्ट्राडाइशन शुड बी मेड अगेंस्ट ओनली फॉर द ऑफेंस, रूल ऑफ स्पेशलिटी कहता है, और अक्यूज्ड को फ्री और फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ये बात भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पे तीस्ता वाटर शेयरिंग की बात करते हैं, क्योंकि तीस्ता रिवर बहुत लंबे समय से डिस्प्यूटेड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ तीस्ता रिवर। हाउएवर, since the ouster of Sheikh Hasina, it is becoming more and more difficult to tell the Bangladesh government, interim government, to toe the line. So the origin of the Teesta River is Pahunri, or the Teesta Kangse Glacier, which is in the eastern Himalayas, and it originates from India only. Now it flows southwards and then through the states of Sikkim, West Bengal, ये बांग्लादेश में चली जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र भी एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है बांग्लादेश के साथ, जिसको जमुना कहा जाता है। Even Ganga is also there, na? So Ganga is known as what? The Padma River.
राइट। एंड देन वी हैव आवर तीस्ता रिवर एज वेल। मेजर ट्रिब्यूटरीज जो तीस्ता की है वो रांगपो, रंगित और ग्रेट रंगित रिवर है। इसके अलावा हमने इससे पहले भी इनके साथ अग्रीमेंट्स की है बांग्लादेश के साथ। 1983 में हमने ऑलरेडी अग्रीमेंट की थी, पर ये एड हॉक अग्रीमेंट थी, यानी कि उसी टाइम पे नीड आई और उसी टाइम पे हमने अग्रीमेंट कर ली। और 1983 में बांग्लादेश के साथ हमने जो अग्रीमेंट की थी, 36% ऑफ वाटर्स हमने बांग्लादेश को दिया था और 39% अपने पास रखा था, और 25% बोल दिया था कि बाद में डिसाइड करेंगे। तो ये याद रखना, ये अग्रीमेंट कभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। फिर 1996 में हमने गैंजीज वाटर ट्रीटी की थी। गैंजीज गंगा को ही इंग्लिश में वी कॉल इट गैंजीज। अब ये ट्रीटी प्राइमरीली एड्रेस कर रही है गंगा रिवर को। इसके अलावा ये बायलैटरल कॉपरेशन के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट कर रही थी कि आगे चल के इंडिया और बांग्लादेश इसी ट्रीटी के हिसाब से बाकी ट्रीटीज भी करेंगे 1996 में। फिर कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट करने की कोशिश की गई थी 2011 में। एक अटेम्प्ट बनाया गया था कि इंडिया जब इंडियन पीएम बांग्लादेश गए थे तब हमने कोशिश की थी, बट ये सॉल्व नहीं हो पाया। प्रपोज अग्रीमेंट ये थी कि 37.5% तीस्ता वाटर बांग्लादेश को दिया जाए और 42.5%, 42.5% इंडिया के पास हो। पर वेस्ट बंगाल ने पूरी तरह से अपोज किया, इस वजह से ये ट्रीटी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स वहां पे अपने एग्रीकल्चर इंटरेस्ट के लिए तीस्ता पे डिपेंडेंट है, तो वो कह रहे थे ये बहुत ही कम वाटर्स हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं चाइना के जियाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस की। जैसे हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेके आए हैं एलएसी के लिए, वैसे इन्होंने भी डिफेंस विलेजेस बनाने शुरू कर दिए हैं। ये ऐसे विलेजेस होंगे जो कि बॉर्डर एरियाज के पास, स्पेसिफिकली तिब्बत के पास सिचुएटेड होंगे, ताकि इंडिया और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर है उसका संरक्षण, उसका कंजर्वेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दीज विलेजेस, क्योंकि विलेज इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत लोगों को लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो इंटरेस्ट है चाइना का, दैट इज फॉर अरुणाचल प्रदेश, बट इट इज नॉट लाइक दैट। वाई, लेट मी टेल यू कि अरुणाचल प्रदेश को एक्चुअली तिब्बत की वजह से चाइना अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, स्पेशली तवांग। तवांग इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के लिए, स्पेशली तिब्बतन बुद्धिज्म के लिए। और अगर तिब्बत को कंट्रोल में रखना है, 1950 में क्योंकि एनेक्स किया गया था तिब्बत को चाइना के द्वारा, सो इफ तिब्बत हैज टू बी पुट इन कंट्रोल, अरुणाचल प्रदेश विल हैव टू बी क्लेम्ड एज अ पार्ट ऑफ तिब्बत। तभी चाइना इसको बार बार सदर्न तिब्बत कहता है। और अगर तिब्बत में तिब्बतन बुद्धिज्म को दबाना है, जो कि नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है वहां के तिब्बतन बुद्धिज्म की, इस वजह से यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस एरियाज हैं उसको भी चाइना कंट्रोल करना चाहता है। दैट इज वाई मैकमोहन लाइन को चाइना कभी नहीं मानता। अच्छा ध्यान रखना कि जो हमारा पूरा एलएसी है ये बस एक आइडिया है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग से कोई भी मैप, वी डू नॉट एक्सचेंज इट विद चाइना। दैट इज वाई इट इज सो फ्लक्चुएटिव इन नेचर। If we talk about this line, the western sector, which comprises of the Aksai chain, and of course, this is India's Ladakh. This has been demarcated with the help of the Johnson line. Okay, Johnson line, keep this in mind. तो जॉनसन लाइन जो थी वो कहती है कि हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिवीजन करेंगे, हालांकि ये कभी भी चाइना ने माना नहीं। ऊपर से जो हमारी एलएसी है, चाइना एंड इंडिया की एलएसी है, इंडिया कहता है 3488 किलोमीटर की लॉन्ग एलएसी है, बट चाइना कह रहा है नहीं, ये बस 200 किलोमीटर की एक एलएसी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है हमको बच्चों, इसीलिए आराम से एकदम चाय वाय पी के पढ़ने का, और बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो, चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है 628 जायकाउंग। जायकाउंग का मतलब है वेल ऑफ विलेजेस। ये अब यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है, इसका मतलब क्या है। तो ये इंडिया के बॉर्डर में तिब्बत के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें डबल स्टोरी लार्ज और स्पेशियस बिल्डिंग्स बनेंगी, ताकि एलएसी में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ये धड़ल्ले से बनाना चाहे उतना बना सके। इसी की तरह इंडिया ने भी 2022 में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लेके आया कि वहां के लोग ना प्लेन्स में ना उतरे और वहां पे ही इतना अच्छा उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे दो कि वहीं पे एम्प्लॉय रहे, ताकि वो उन क्षेत्रों को छोड़े ना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलएसी की, जैसे मैंने कहा इंडिया कहता है कि 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, बट चाइना कहता है नहीं नहीं, ये बस 2000 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में बटा हुआ है। तो जो वेस्टर्न सेक्टर, जैसे कि मैंने बताया, ये जॉनसन लाइन है, ये ज्यादातर सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट फ्लक्चुएटिव एरियाज है। और यहीं पे आपको याद होगा 2020 का गलवान क्लैश हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न सेक्टर को अपने कब्जे में रखना, और ये हमारा है ही, तो हम कब्जा क्या है, हमारा ही है भाई। उसके अलावा मिडिल सेक्टर है जो कि उत्तराखंड, मेजोरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड है, ये उतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, उतना फ्लक्चुएट नहीं करता। हावेवर दिस रीजन द मैकमोहन लाइन, इसके लिए तो साफ साफ चाइना ने मना कर दिया, ये ईस्टर्न सेक्टर में आता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कहता है ये सदर्न तिब्बत है, तभी तो यहाँ के लोगों को वीजा भी नहीं लगता है चाइना के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटी बता दिया है कि एक आइडिया है। जैसे एलओसी के साथ ना, एलओसी का आइडिया नहीं है, हम वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर मैप एक्सचेंज करते हैं बेटा। बट यहाँ पे एलएसी के लिए कोई मैप वैप नहीं है हमारे पास। पेट्रोलिंग अग्रीमेंट की अगर बात करें इंडिया चाइना के बीच में, अक्टूबर 2024 में हमने साइन की थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में, ताकि जो 2020 का स्टैंड ऑफ था जब गलवान क्लैश हुआ था, उसको रिजॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट्स देमचोक देपसांग को रखा गया है, ये इंक्लूड किए गए हैं ताकि यहाँ से भी डिसएंगेजमेंट होता रहे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्राइम प्रेसिडेंट के बीच में ब्रिक्स समिट में काफी बड़ी मीटिंग भी हुई थी इसको लेके। डीमोबिलाइजेशन की बात हो रही है ताकि 2020 के समय, 2020 और 2020 से पहले जो स्थिति थी यहाँ की, वैसा ही सिचुएशन वापस से बरकरार रहे। इसके अलावा चाइना ने अपोज किया है ताइवान का एक्सपेंशन इंडिया में, असर्टिंग वन चाइना प्रिंसिपल। असल में इंडिया कभी भी नहीं कहता है कि ताइवान एक डिफरेंट कंट्री है। हाउएवर हम ये बात सोच रहे हैं क्योंकि जिस तरह से चाइना कश्मीर को ट्रीट करता है, उस वजह से इंडिया भी सोच रहा है। वन चाइना प्रिंसिपल कहता है देयर इज बट वन चाइना, देयर इज ओनली वन चाइना, एंड ताइवान एंड हांगकांग विल बी अ पार्ट ऑफ इट इवेंचुअली। ठीक है, इसके अलावा तेपई इकोनॉमिक कल्चर सेंटर मुंबई में, ये थर्ड ऑफिस है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ताइवान लगातार इंडिया से अलग से एंगेज करना चाहता है, वो चाइना के अधीन रह के एंगेज नहीं करना चाहता है। इंडिया चाइना की बैटल ऑफ वैलोंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्मी ने बोला है कि वो वैलोंग वॉर मेमोरियल शौर्य स्थल लामा स्पर पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो कि 1962 साइनो इंडियन वॉर, चीन और भारत का जो युद्ध था, बैटल ऑफ वालोंग, ये ईस्टर्न मोस्ट टिप पे हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको याद रखना है, प्लेसेस इन न्यूज में भी आ सकता है। चाइनीज फोर्सेस ने यहाँ बहुत सारे ऑफेंसिव लॉन्च किए थे 1962 की वॉर में, और वालोंग एक की टारगेट बना था चाइना की पीएलए के लिए। वो इंडियन डिफेंसेस को खत्म करना चाहते थे और यहाँ पे से पकड़ना चाहते थे। ट्राई जंक्शन है ये इंडिया चाइना और म्यांमार का वालोंग, तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये ओनली एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था रीजन में। इंडियन एयर फोर्सेस इवेंचुअली वहां से निकल गई थी क्योंकि चाइनीज नंबर्स बहुत ज्यादा थे। बैटल ऑफ वालोंग इज रिमेम्बर्ड फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी वैलर, जो हमने इंडियन सोल्जर्स ने हमारे इतना ज्यादा करेज दिखाया था, उसके लिए जाना जाता है। चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, इंडिया ने हाल ही में डीटीएए डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ साइन की है, ये याद रखना है। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। माना जा रहा है कि कालादान प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली इंडिया और म्यांमार को ज्वाइन करना चाहता है बांग्लादेश को बाईपास करते हुए, तो ये ऑलमोस्ट डेड माना जा रहा है, क्योंकि जब से पलेटवा टाउनशिप, पलेटवा से ही कनेक्शन था क्योंकि पलेटवा को भी कनेक्ट करना था सितवे पोर्ट से, पलेटवा को मिजोरम बॉर्डर रेबल अराकन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसके बाद से माना जा रहा है ये डेड है। अगर हम बात करें कालादान प्रोजेक्ट की, 2008 में इसे कंसीव किया गया था। इंडिया और म्यांमार चाहते थे कि कोलकाता का पोर्ट सितवे पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाए। सितवे एक्चुअली रखाइन में है, रखाइन से ही रोहिंग्या रेफ्यूजीज निकले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मिजोरम से कनेक्ट होगा बाय रोड, और फिर उसके बाद अंदर ही अंदर ये नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होगा। तो पूरी की पूरी फंडिंग याद रखना है बच्चों, पूरा पैसा हम दे रहे हैं, इंडिया दे रहा है, इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ये प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है, ये भारत में भी वाटरवेज बनाती है, जैसे हाईवेज होता है ना वैसे वाटरवेज बनाती है। इसके अलावा जो स्ट्रेच है कोलकाता से, ये देखो ना, कोलकाता हमारे पास इधर है, यहाँ से सितवे पोर्ट जाएगा जो कि सी रूट के थ्रू जाएगा, तो 539 किलोमीटर का पूरा एक सी रूट बनेगा बच्चों। उसके बाद इसे हम रोड्स और रेलवे से कनेक्ट करेंगे बाकी सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं। नेपाल ने एक बॉर्डर भारत के साथ लंबा शेयर किया है 1850 किलोमीटर का, स्पेशली 5 इंडियन स्टेट्स याद रखना, पूछा जा सकता है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जब एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी 1814 में, उसके बाद से
ट्रीटी ऑफ पीस साइन की गई थी 1816 में। इसकी वजह से लिमिटेशन और डिलिनिएशन हुआ था बॉर्डर का दोनों कंट्रीज के बीच में। तो नेपाली मोनार्की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में थी तब ये इस हिसाब से काम कर, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली बाद में क्राउन को ट्रांसफर कर दिया था पावर, तो तब से हमारे साथ है। महाकाली रिवर जो वेस्टर्न बाउंड्री है, मेची रिवर ये ईस्ट विथ रिजेस एंड दार्जिलिंग हिल्स ऑफ सिक्किम में हमने शेयर की है नेपाल के साथ। अगर इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो नेपाल ने अपनी जो वेस्टर्न टेरिटरी थी वो ट्रीटी ऑफ सिगौली के हेल्प से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और नेपाल ने एक्चुअली इस ट्रीटी को साइन किया था, ट्रीटी ऑफ सिगौली को। और वेस्टर्न टेरिटरी जो थी वो पूरी तरह भारत को सौंप दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी 1814 से 1816 के बीच में, उसी के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की गई थी। देखो यहाँ लिखा है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। और बिकॉज नेपाल इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड बिटवीन टू कंट्रीज, चाइना एंड इंडिया, it has to depend on either of the two countries for balance. Now what happens that when Nepal has a communist party in power, then it is bent towards China. When it has a pro-Indian party towards in power, it is going to incline towards India. And इसी खेल में बेचारा ये पीछे हो जाता है। Subsequent जो सुगौली ट्रीटी हुई थी, इसने कहा था कि काली रिवर को हम नेपाल का बॉर्डर पॉइंट बनाएंगे इंडिया के साथ। हालांकि काली रिवर कब कहलाती है, इस पर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि जहां से वो निकलती है उसको वहां से काली बोला जाएगा, या जहां से उसका नाम काली पड़ता है वहां पे उसको काली बोला जाएगा। तो ये वेरिंग इंटरप्रिटेशन है रिवर के ओरिजिन को, इस वजह से हमने बॉर्डर डिस्प्यूट देखा है, स्पेशली काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक पे। मैप्स जो कि ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने 1819, 21, 27 और 56 में 1819, 1821, 27 और 1856 में दिखाया था। इसने कहा था कि काली रिवर एक्चुअली लिम्पियाधुरा पर निकल रही है। फिर 1920 और 21 में बोल रहे थे कि काली एक स्ट्रीम है जो कि टेम्पल साइड से निकल रही है और मेन स्ट्रीम से थोड़े से किलोमीटर नीचे जाके वो जुड़ रही है, तो वहां से उसे काली माना जाएगा। पर जो लास्ट मैप ब्रिटिश ने हमें इशू किया था 1947 में, इसने इनिशियल पोजीशन जो कि लिम्पियाधुरा से निकल रही है वहां से दिखाया था। तो अगर ये लिम्पियाधुरा से निकल रही है, इसका मतलब एक लार्ज पीस ऑफ you can call it section of Nepal could be surrendered to India in terms of border dispute. तो इस वजह से लगातार डिस्प्यूट चलता आ रहा है। विलेजेस जो इन एरियाज में हैं ये नेपाल के गवर्नमेंट के सेंसस में भी आए हैं 1962 तक। उसके बाद लोगों ने वहां पे लैंड रेवेन्यू भी पे किया है गवर्नमेंट को काठमांडू में। बाद में जब इंडो चाइना वॉर हुई उसके बाद से पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नेपाल कंटिन्यूअसली क्लेम करता है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज बताया जा रहा है नेपाल के थ्रू, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लीपू लेक, इट बिलोंग्स टू देम। So now what we suggest is that the government of India and the government of Nepal should sit together and talk about it, because without any diplomatic solution, this issue is going to perpetuate and China is eventually going to take advantage of it. So this is Limpiyadhura, as you can see. From here the Kali river originates, and that is why it is being suggested by India that this part is going to be ours. But now Nepal says that no, actually the river meets a stream down here, and then it gets the name Kali, and then only we can say that the rest of the remaining parts of west to the river should be with India. So this is the problem. So here is Limpiyadhura, this is Kalapani, and this is Lipu Lake. इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट आ सकता है, तो आप प्लीज इसको ध्यान में रखिए। ये लिम्पियाधुरा है, देन वी हैव काला पानी, एंड देन वी हैव लीपू लेक। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस claim has diverted the attention of Nepal. Nepal has shown that the Kali River is about 16 kilometer northwest of Kalapani at Limpiyadhura, ये जस्कर रेंज में। तो अब एंटायर स्ट्रेच जो लिम्पियाधुरा से होता है, जिसमें काला पानी और लीपू लेक है, वो नेपाल को बिलोंग करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि यहां से लेके ये वाला एरिया कंप्लीटली नेपाल का है, ऐसा नेपाल का कहना है। तो 2016 में ये बताया था। इसके अलावा माफ कीजिएगा, इससे पहले बताया था 2016 में इस पर बात चली थी। ट्राई जंक्शन जो इंडिया, चाइना और नेपाल का है, वहां पे काला पानी है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, और 2000 माफ कीजिएगा 1962 से काला पानी ने अपने आप को मेंटेन करवा के रखा है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के हिसाब से। लीपो लेक पास जो है वो उत्तराखंड और टिबेटन रीजन ऑफ चाइना को कनेक्ट करता है, इसको याद रखना है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेट्स टॉक अबाउट करतारपुर साहिब।
प्रपोजल्स हैं कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करें ताकि करतारपुर साहिब को पैरा डिप्लोमेसी की तरह यूज कर सकें। हम बेसिकली पंजाब एरिया को इंश्योर करना चाहते हैं कि इवन इफ इट इज लाइंग विद majority of the Punjab area is lying with Pakistan, it should become a common ground with India and not something to be fighting about. तो करतारपुर साहिब की अगर हम बात करें, माना जा रहा है कि एक यहाँ पे कॉरिडोर हमने बनाया है जो कि डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहिब को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बारे में बात चल रही है। ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये दरबार साहिब गुरुद्वारा जो कि नारोवाल पाकिस्तान में, और डेरा बाबा बाबा नानक श्राइन इसको कनेक्ट करता है। ये इंडिया के पंजाब के गुरदासपुर में है। ये बनाया गया था 550th बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा विलेज जो करतारपुर है, ये वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी पे है, जहाँ पे गुरु नानक देव ने अपने आखिरी 18 साल अपनी जिंदगी के बिताए थे। करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ने रिन्यू की थी अग्रीमेंट टिल 2029। अब इनिशियली इसको 5 साल के लिए किया गया था। फर्स्ट एग्रीमेंट साइन किया गया था 2019 के लिए, ताकि वीजा फ्री ट्रैवल हो सके पिलग्रिम्स का। इसके अलावा ये इंडियन पिलग्रिम्स के लिए, सारे फेथ्स के लिए, मतलब सिर्फ सिख्स के लिए नहीं, बाकी अगर कोई और भी फेथ के हैं उनके लिए भी अलाउड था, वैलिड पासपोर्ट के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये डॉन टू डस्क ओपन रहेगा। पिलग्रिम्स जो मॉर्निंग में ट्रेवल करेंगे वो उसी दिन वापस चले जाएंगे। ये बात हुई थी इसमें। लद्दाख की डिमांड जो गिलगिट बल्तिस्तान में है, इसको भी देख लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान से संबंधित है। लोकल पार्टी जो लद्दाख की, उन्होंने कहा कि हमें टेरिटोरियल कंट्रोल चाहिए गिलगिट बल्तिस्तान तक, जो कि पीओके का पार्ट है। इससे पहले कश्मीर डिवीजन में जम्मू कश्मीर का था। अब तो क्योंकि जम्मू कश्मीर 2019 के बाद से, 2019 के बाद से बाइफरकेट होके यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर के पास अपनी एसएलए है, बट लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी, उसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। 2 इलेक्टेड हिल काउंसिल्स थी इसके पास, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, करगिल और लेह में। लद्दाख जो है ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। लेह डिस्ट्रिक्ट इसमें बुद्धिस्ट का है ज्यादा, यू कैन से हेफ्ट है, और कारगिल में शिया मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999 की बात करते हैं, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और तब के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बीच में फरवरी 1999 में साइन की गई थी। एक कुछ ही महीने के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने करगिल वॉर शुरू कर दी थी मई 99 में। तो इट इज said that it was a big stab in the back. न्यू इसमें कुछ हाइलाइट्स है, इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सेफ्टी के लिए दोनों कंट्रीज ने बात की थी कि एक्सीडेंट या फिर अनऑथराइज यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए। इंडिया ऑलरेडी पोखरण टेस्ट 1998 में कर चुका था, पोखरण 2। इसके अलावा कश्मीर इशू की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ने कहा था कि हम अपने एफर्ट्स रिजॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स कश्मीर से रिलेटेड है उसको और इंटेंसिफाई कर देंगे, और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू होगा, जो कि हो नहीं पाया, क्योंकि कश्मीर इशू तभी रिजॉल्व हो सकता है जब वहां पे डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट हो। ऑफ कोर्स वी नो आर्मी हैज टेकन कंट्रोल ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर आल्सो टेकिंग प्लेस। इन्होंने, दोनों ही कंट्रीज ने अग्री किया था दैट वी आर गोइंग टू कीप द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन सो दैट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कैन बी बिल्ड। कमिटमेंट थी मल्टीलैटरलिज्म के लिए, ताकि सार्क जैसे और अन्य अलग अलग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को वापस से रिवाइव करके रखा जा सके। टेररिज्म की बात करें तो लाहौर डिक्लेरेशन ने कॉल किया था कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए अगर टेररिज्म हो रहा है उसके अगेंस्ट, बट पाकिस्तान तो ये ले ही नहीं पाता है। लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशन मेघदूत। ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था सियाचिन ग्लेशियर को वापस लेने के लिए, विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट मिलिट्री, दिस वाज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था 1984 अप्रैल 13 को। ये हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड भी है। कराची अग्रीमेंट 1949 की और शिमला अग्रीमेंट 1972 की। इसने क्लियरली मेंशन ही नहीं किया था कि सियाचिन ग्लेशियर को कौन एक्चुअली कंट्रोल करता है, ग्राउंड रियलिटी क्या जो भी है इसकी, पर एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है। तो एलओसी ने टर्मिनेट कर दिया था कि NJ 9842, जो कि बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा था इंडियन गवर्नमेंट का एक्चुअली। इसे प्रीएम्प्ट किया था पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील को, और इंडिया ने कंप्लीट कंट्रोल सियाचिन पे ले लिया था। इंडियन आर्मी पहली और अकेली मिलिट्री फोर्स बन चुकी थी वहां पे जिसने टैंक्स डिप्लॉय किए थे 5000 मीटर की ऊंचाई पर। So this is a big deal to us. So you can see this is the Siachen Glacier in the Karakoram mountains,
एंड दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, बहुत ही बड़ी बैटलफील्ड है। एनजे 9842 शिमला एग्रीमेंट इसकी बात करती है कि एलओसी यहाँ तक है, बट सियाचिन ग्लेशियर का एक्चुअल कंट्रोल हमारे पास है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये पीओके नहीं, ये भारत का पार्ट है। इंडिया की पोजीशन ये थी कि मैप पॉइंट एनजे 9842 डिलिमिटेशन लाइन ये साल्तोरो रिज तक जानी चाहिए। इसको एजीपीएल, जो कि प्रेजेंटली ये इंडिया के थ्रू होल्ड की जाती है, साल्तोरो रिज तक यहाँ तक होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रूप्स विड्रॉ पॉसिबल है अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करे कि प्रेजेंट पोजीशन जो भी है ये इंडिया की ऐसी मेंटेन रहेगी। डिलिमिटेशन पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी हमें नहीं जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट WB एक्सपर्ट्स टू एग्जामिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट्स, क्योंकि जब जब देखो पाकिस्तान परेशान रहता है कि क्यों आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए, जबकि भाई हम ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। डेलीगेशन पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट अपना एक बनाया है कि जम्मू कश्मीर जाइए और देखिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बन रहा है, स्पेशली किशन गंगा प्रोजेक्ट, जो किशन गंगा नीलम रिवर है उस पर बन रहा है। और माफ कीजिएगा, किशन गंगा नहीं, एक और रिवर है, मैं एक बार इसको रीचेक कर लूंगी कौन सी रिवर पे बन रहा है। न्यूट्रल एक्सपर्ट का टास्क होगा कि रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चेनाब वैली में और किशन गंगा जो बंदीपुर के गुरेज में बन रही है उसको देखा जाएगा। डिस्कशन ये 1960 इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ही बैक किया है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने ही इसमें मीडियम बना था, बेसिकली दोनों के लिए फैसिलिटेटर बना था। पाकिस्तान ने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इसके इसके समर्थन में हम है नहीं, क्योंकि ये हमारी वाटर्स को यूज करें। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी को, तो इंडस, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को दी गई है, मतलब पाकिस्तान इसका वाटर यूज करेगा। हाउएवर इंडिया भी इसमें अपने प्रोजेक्ट्स बना सकता है जब तक ये रिवर के वाटर के फ्लो को खराब नहीं कर रहा है। रावी, ब्यास और सतलज ये ईस्टर्न रिवर्स है और ये इंडिया को दी गई थी कि आप इसमें चाहे जो करिए। तो हम अपर राइपेरियन स्टेट है, ये याद रखना है। इसी वजह से इंडस, झेलम, चेनाब का भी पानी यूज कर सकते हैं। रावी, ब्यास, सतलज तो पूरी तौर से हमारी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाकिस्तान कह रहा है कि आप ना इंडस पे कुछ करिए, ना झेलम पे करिए, ना चिनाब पे करिए, बल्कि इस ट्रीटी में लिखा है कि अगर आप रिवर वाटर का कोर्स नहीं बदल रहे हैं, तब भी अगर आप यूज कर ले रहे हैं उसके पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2015 में अग्री नहीं हुआ था पाकिस्तान और इंडिया इस बात पे, इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया है। बट दोनों ही कंट्रीज एक्चुअली डिस्प्यूट नहीं ठीक से सॉल्व कर पा रही, बिकॉज वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का ब्रूने विजिट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री हाल ही में ब्रूने गए थे टू मार्क द 40 years of diplomatic ties. So Brunei is also a very important country for us. As you can see, this is Brunei. Okay, and it is situated in the island of Borneo. Island of Borneo is sharing itself with 3 countries बेटा। फर्स्ट इज इंडोनेशिया, मलेशिया और साथ ही साथ ये देखो ब्रूने भी है इसी में। ये साउथ चाइना सी से भी संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल नेम इसका ब्रूने दारुसलाम है। बंदर सेरी बेगावन, ये हाँ अजीब सा नाम है बट याद करना पड़ेगा। बंदर सेरी बेगावन इसका कैपिटल है बेटा, याद कर लेना। लोकेशन इसकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो कि नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ बोर्नियो पे रहती है। जोग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो 2 नॉन कॉन्टिग्यूअस पार्ट्स हैं इसके। मलेशियन स्टेट ऑफ सारावाक पे कोस्टलाइन साउथ चाइना सी के साथ बटाई गई है, जो कि 90% चाइना के कंट्रोल में है विद द हेल्प ऑफ 9 डैश लाइन मैप। तो वो किसी कंट्री के साथ साझा करना ही नहीं चाहता, चाहे कोई भी कंट्री इसके साथ लिटरल स्टेट हो तब भी नहीं। हाईएस्ट पीक इसकी बुकित पगोंग है। ब्रूने अकेली सॉवरेन स्टेट है पूरे बोर्नियो में। रेस्ट ऑफ द आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सोल्यूट मॉनर्की है। सुल्तान जो है यहाँ के रूलिंग मॉनर्क है, इसको याद रखना। चलो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC ये जॉइंटली कमीशन किया गया है। ये जॉइंटली कमीशन किया गया है USD $6 million के साथ इंडिया के ग्रांट के थ्रू। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का एक ब्रॉडर इनिशिएटिव है, तो ये याद रखना है, इसी के अंडर है। मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हम बना रहे हैं। ये वर्चुअल हैंडओवर हमने मतलब हाउसेस का कर दिया है।
जो कि इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया था। ऑफ कोर्स इंडिया इज द बेस्ट। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर इनिशिएटिव्स भी, एलएनजी सप्लाई कैसे होगा, पेट्रोलियम पाइपलाइन कैसे बिछेगी, सामपुर सोलर पावर प्लांट, ये सब भी अनाउंस किया गया है। तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में किया गया है, ठीक है। अदर डेवलपमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडिंग त्रिंकोमाली एक्सपैंड कांके सामथुराई पोर्ट एंड एनहांस श्रीलंका's liquid milk industry and fertilizer production so that it doesn't have to depend on countries such as China. और अगर ऐसा होता है फिर वहां पे बहुत डेट क्राइसिस क्रिएट हो जाती है, रेफ्यूजीज आ जाते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इंडिया इतना कुछ कर रहा है। इंडिया पहला था जिसने श्रीलंका के डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सपोर्ट ऑफर किया था। इसके अलावा कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शंस की बात करें, बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू श्रीलंका बाय एम्परर अशोका सन महिंदा एंड दैट हैपेंड इन द 3rd century BCE. Since then we are engaging in strong cultural and religious connections. colonial and post colonial relations की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से ली है 1947 और 1948 में। पहले हम हुए थे आजाद, फिर वो हुए हैं। इंडिया तब से श्रीलंका की हेल्प कर रहा है अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग करने में। फिर तमिल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ये 1976 में फॉर्म की हुई थी। इसके बाद से यहाँ पे ये इंगेज थी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में। इंडिया श्रीलंका अग्रीमेंट 1987 ने इन्वॉल्वमेंट रखा था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका के थ्रू, और 13th अमेंडमेंट जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये 1987 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कह रहा था कि हम प्रोविंशियल काउंसिल, जो प्रोविंसेस में जैसे हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनकी प्रोविंशियल काउंसिल्स है, ये इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के अंतर्गत रखी गई थी कि तमिल्स को, वहां पे रह रहे तमिल्स को और ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वो अपने आप को अच्छे से सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकें। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो ये एक मेरी टाइम सिक्योरिटी ग्रुप है। इसमें इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। ये 2011 में बना है, 2011 में ये फॉर्म हुआ था। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। बाकी मेंबर्स इंक्लूड मॉरिशस which was included in the 5th edition. Observer countries include Bangladesh and Seychelles. So India, Sri Lanka, Maldives and Mauritius are the members, but Bangladesh and Seychelles are observers. It was established in 2011. Now let's talk about Kacha Tivu and the Vag Bank. This is very much in news, so we must talk about it. India और श्रीलंका ने कहा है कि कच्चा तीवू हमारा है। हालांकि इंडिया हैंडेड ओवर कच्चा तीवू टू श्रीलंका वेरी, आई मीन वे बैक इन 1970s। तो 1921 से लगातार इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट चलता चला आ रहा है। माना जाता है दिस वाज अंडर तमिलनाडु's Ramanand dynasty. So that is why it should correctly belong to India. However, it was handed over. Let's talk about that as well. In 1974, the government of India and Sri Lanka, they signed an agreement, and the Indira Gandhi government was the one who ceded it to Sri Lanka. Indira Gandhi government thought that it will lead to more harmonious relations with Sri Lanka. However, that did not happen. Negotiations ने maritime boundary को इसमें और दुरुस्त किया था। इसके अलावा sovereign rights भी श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया था। श्रीलंका गेव इंडिया सॉवरेन राइट्स। मैरिटाइम पैच जो वैज बैंक का है कन्याकुमारी के पास, उसके पास दिया था। तो वैज बैंक जो है इंडिया श्रीलंका अग्रीमेंट ऑफ 1976 में आया था। ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो कि 80 किलोमीटर का है सीवर्ड की तरफ कन्याकुमारी में। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया ने वैज बैंक को 4000 स्क्वायर माइल एरिया के थ्रू देखा है, ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ पे डेल्फ्ट आइलैंड, जाफना पेनिनसुला के बारे में पूछा जा सकता है। ये है वैज बैंक आपका, जिसको 1976 में लिया था, और ये कच्चा थी वो है जिसको 1974 में हमने दे दिया था। तो ये जो एक्सचेंज हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा let me close this down because Hmm. So yeah, under the agreement, Sri Lankan fishing vessels and personals were not allowed to engage in fishing activities in Vag Bank. The agreement allowed Indian fishermen to use the resources in Vag Bank area. ये एक shallow zone है जिसका nearly flat bottom topography है। Late 2023 में Government of India notice inviting offers under the hydrocarbon exploration and licensing help policy, ये बोल रहे हैं कि हम Vag Bank से ऑयल निकालेंगे। तो 2023 में ही हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड्स है, ये याद रखना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फिशरी हो सकती है। हाईएस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है पूरे वेस्ट कोस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये नेक्स्ट हाँ,
प्लीज। चलो इससे ना ये यहाँ वाले पॉइंट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आईआर की। तब तक आप इसको रिवाइज करो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।